यदि आप सी टेट एग्ज़ाम में इस बार बैठने जा रहे हैं तो आपको यह परखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या सटीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेहतर हो सकता है। तो यह पहली एकमात्र ऐसी वीडियो होगी जो एग्ज़ाम के पहले वॉर्न वीटा वीडियो साबित होगी, जहां से आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे एकमात्र वीडियो में। लगभग 10 वीडियो हम ऐसी लाएंगे जिसमें हम 1 से लेकर 10 वीडियो के अंतर्गत पूरा मनोविज्ञान का महा रिवीजन खत्म कर देंगे। जो बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा ये तैयार नहीं है, हमने कहा मनोविज्ञान से लेकर मैथमेटिक्स तक आपके मात्र कुछ ही चंद मिनटों में, कुछ ही चंद घंटों में सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। तो आप सभी भारत के एवरी स्टूडेंट का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करें। बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ के रखी होंगी, बहुत सी चीज़ें आपको नई मिलने वाली हैं। तो एक मनोविज्ञान एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। हर बहन हर भाई कंसंट्रेशन के साथ एक पेन ले लीजिएगा और स्टार बनाकर कुछ पॉइंट चुनिंदा नोट कर लीजिएगा। पेपर यहाँ से अलग नहीं जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच में ले लेंगे। चलिए बिना रुके हम चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस की श्रृंखला में हम एंटर करेंगे। बाद में पहले हम चीज़ों को जानेंगे, परखेंगे। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो हर बार सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला बात तो ये पूछा जाता है कि मनोविज्ञान जो पार्ट है वो इस समय वर्तमान में किसका पार्ट है। वो है दर्शन शास्त्र का। ध्यान दीजिएगा, दर्शन शास्त्र का पार्ट है और यह बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी कथन में पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि क्या यह सत्य है, ए बी सत्य है या बी सी सत्य है, सभी सत्य हैं। तो यार ध्यान दीजिएगा कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही अंश माना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सन 1879 में विलियम बुंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण किया। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाता है, कई बार बना है कि ये बताओ कि सबसे पहली जो प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान की वो किसने स्थापित करी। विलियम बुंट ने स्थापित करी। कहाँ स्थापित करी? जर्मनी में स्थापित करी। कब स्थापित करी? 1879 में। ये आप सभी को पहले भी पता था, आज भी पता है और आगे भी पता होना चाहिए। क्लियर है, भूलना नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? 1879 के बाद ही मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पहचान मिली है। अच्छा, जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। क्या है? कभी कभी बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मैं तब क्या मारूं जब पूछा जाए मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है। तो लिख लेना स्टार पॉइंट में, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जिसमें दर्शन शास्त्र को जोड़ा जाता है। क्लियर है? ये 4 पॉइंट आपके यहां पर क्लियर हो गए। मैंने आपको कई बार पहले बताया है कि रुडोल्फ गोल्काय को कई बार पूछा गया एग्जाम में, जो साइकोलॉजी के एक चहेते चेहरा हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें जो मनोविज्ञान मैंने ऊपर पढ़ा है, मनोविज्ञान का अर्थ भी मैं जानूंगा, लेकिन मनोविज्ञान के शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो आंसर हो गया 1590 में। किसका? साइकोलॉजी का। किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय ने। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और आता है कि इस रुडोल्फ गोल्काय बंदे ने कब किया है? 1590 में। किसका किया है? साइकोलॉजी का। और किस पुस्तक में किया है? तो रुडोल्फ गोल्काय की अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया है, लेकिन कहां किया है? साइकोलॉजिया एक बुक है जो किसकी है? रुडोल्फ गोल्काय की। कभी कभी क्वेश्चन में अगर पूछ लिए जाए कि साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है, तो रुडोल्फ गोल्काय की है। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ जी। तो इसलिए जो बच्चे देर हो गए हैं, देर से यहाँ पर आए हैं, यानी अगर उनको लगता है कि मेरा इस बार एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आंख बंद करके, क्योंकि चीज़ें आसान हैं। ठीक है ना? अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि इसका अगर मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने इतनी सारी बातें जानी है, तो मुझे जनक जानना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम जनक की बात करें तो जनक हैं अरस्तु महोदय। ठीक है? जब अगर नहीं ऑप्शन में मिलता है तो हम क्या मारेंगे? हम क्या मारेंगे? आप सभी को पता है। जी हाँ, बताइए, जल्दी से बताइएगा भैया। मनोविज्ञान के जनक में अरस्तु आते हैं। और किसको माना जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए हम फिलहाल बता देते हैं कि 16वीं शताब्दी में एरिस्टोटल के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था। अब क्वेश्चन में कभी कभी आ जाए कि भाई मनोविज्ञान सबसे पहले किससे अलग हुआ है, तो दर्शन शास्त्र से यानी फिलोसफी से अलग हुआ है। यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है अरस्तु साहब को। ठीक है?
याद रखेंगे ना, बहुत बढ़िया। प्रयोगशाला का जनक विलियम वुंट कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर एक और पॉइंट जो बनता है, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था काफी दिन पहले, मैंने कहा था कि साइकोलॉजी में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हर बच्चे से गलत होता है। बोले कैसे? बोले सर ये तो पढ़ के रखा है। मैंने कहा एक बार ध्यान से देखो। मैंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो 2 शब्दों से बना हुआ है। पहली तो बात यह है कि साइकोलॉजी की भाषा हमसे पूछ ली जाती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आपको याद रखना है कि इस शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। अगर ऑप्शन में ग्रीक भाषा है, अगर ऑप्शन में यूनानी भाषा है, तो दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, वो मार दीजिएगा। क्या? पहला क्वेश्चन यहां से बन गया। अब बात आती है कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो किससे बना हुआ है। साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगोस से बना हुआ है, यानी एक साइकी अलग वर्ड है और एक यहां पर लोगोस अलग वर्ड है, साइकी अलग वर्ड है। क्लियर है ना? यहां पर साइकी अलग है और लोगोस अलग है। अब इसको अलग अलग तौर पर अगर देखा जाए तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ये मैंने कई बार बताया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में इस बार ये भी पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे हमेशा उसमें आत्मा लगाकर चले जाते हैं। ये कभी गलती नहीं करना, याद रखिएगा। पिछली बार सेशन में ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर एग्जाम हॉल में मिला था कि लोगोस का अर्थ क्या होता है, यानी इस साइकोलॉजी में लोगोस का अर्थ क्या होता है, इस साइकोलॉजी की भाषा क्या है, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा। इस साइकोलॉजी को दो भागों में तोड़ा गया, एक आपका साइको, एक आपका साइकी और एक लोगोस। इस लोगोस का मतलब क्या है? इस लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। क्लियर? यानी मैं कह सकता हूं अध्ययन करना। और एक का मतलब क्या है? आत्मा, और एक का मतलब है आत्मा का अध्ययन। तो मैं कह सकता हूं कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे यहां पर विश्व और भारत के प्रयोगशालाओं से प्रश्न जो आते हैं, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा धूम मचा रहे हैं आजकल। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करें, यहां से हम पूरी श्रृंखला को जड़ से समाप्त करने की कोशिश करेंगे एकमात्र वीडियो में जितना हो पाएगा। मनोविज्ञान की पहली और विश्व की पहली प्रयोगशाला अगर देखा जाए तो मैंने ऊपर आपको सबसे पहले यही बताया था कि मनोविज्ञान में विलियम वुंट को आपको भूलना नहीं है। 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में एक प्रयोगशाला को स्थापित करा, जिसको मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहा गया। ठीक है ना? अगर हम आपसे ये कह दें कि भाई वो बंदा कौन था, तो वो बंदा विलियम वुंट था। कब किया? 1879 में किया। किस शहर में किया? जर्मनी के लिप्सिंग शहर में किया, जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें आगे से, थोड़ा सा अगर हम बढ़ें इंडिया की तरफ, क्या भारत के परिदृश्य से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस बनेंगे। भारत की प्रथम प्रयोगशाला अगर पूछा जाए मनोविज्ञान की, कहां पर स्थापित करी गई और किसने स्थापित करी गई, यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैंने अभी यहां पर पहले परिदृश्य से यह सोचा है कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड लेवल की बात करें, तो यहां पर हमारे जर्मनी के लिप्सिंग शहर की बात आती है और 1879 की बात आती है और विलियम वुंट की बात आती है। भारत में अगर प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को देखा जाए तो यहां पर डॉक्टर सेन गुप्ता, जिनका अगर पूरा नाम है यानी एन सेन गुप्ता, को नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता कहा जाता है। तो जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत में पहली प्रयोगशाला के जनक कौन है, भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला के जनक कौन है, डॉक्टर सेन गुप्ता हैं, यानी डॉक्टर एन सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। ठीक है, यानी क्वेश्चंस की श्रृंखला में ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे, इस ऑप्शन की मिलने की यहां पर प्रायिकता कम मिलेगी, यानी पॉसिबिलिटी कम मिलेगी। अगर देखा जाए तो कि भाई कहां पर ये, तो कलकत्ता की बात करेंगे, है ना? वेस्ट बंगाल की राजधानी कैपिटल की बात करते हैं ना, कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे वसा हुआ है, मैंने आपको जी के सेक्शन में पढ़ाया था, याद है ना? तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जब वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में विलियम वुंट ने, भारत में डॉक्टर सेन गुप्ता ने, कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, आगे बात करें। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें मनोविज्ञान का शताब्दियों के हिसाब से विकास कैसा है, मनोविज्ञान का शताब्दियों के हिसाब से जो विकास है, इस पर थोड़ा सा नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से 16, 17, 18,
19 यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में प्रश्न बनते रहेंगे और बनते आए हैं। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो बताओ कोई समस्या है? अब देखो यहां पर अगर बात करें मनोविज्ञान का शताब्दियों के हिसाब से जो विकास आया था वो 16वीं शताब्दी आत्मा का विज्ञान कहा गया। 16वीं शताब्दी में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये प्लेटो और अरस्तु, इसमें से दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो प्लेटो या अरस्तु पूछता है, यह प्लेटो और अरस्तु मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान मानते थे, तब आप क्या आंसर देंगे? तब आपको अगर पता होगा तभी तो आप आंसर मारोगे। प्लेटो और अरस्तु भाई साहब की बात अगर करें तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। शताब्दी कौन है? 16वीं शताब्दी है और हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, याद है ना? अभी आगे बात करें 17वीं शताब्दी की बात करें तो आप याद रखिएगा कि भाई समय बीता और समय बीतने के साथ साथ 17वीं शताब्दी आई और इटली के मनोविज्ञान को थोड़ा सा चेंज किया गया और वहां के इटली के जो मनोवैज्ञानिक हैं उसमें से पेम्पोलॉजी ने, याद रखिएगा पेम्पोलॉजी यहां पर लिखना है, पेम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा और मस्तिष्क का विज्ञान मान दिया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 16वीं शताब्दी को मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान था, कौन थे सर? प्लेटो और अरस्तु थे। तो 17वीं शताब्दी में कौन था? पेम्पोलॉजी थे और इन्होंने मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान माना है। यह दोनों चीजें पूछी गई हैं, ठीक है ना? दोनों चीजें पूछी गई हैं। समय बीता, समय बीतने के हिसाब से परिवर्तन आया, लोगों में परिवर्तन आ जाता है मेरे भाई, तो भाई समय बीतने के साथ साथ मनोविज्ञान में भी परिवर्तन आ गया। बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, क्योंकि तेजी से पढ़ाने का मतलब यहाँ पर यह है कि समय कम है और समय कम के साथ साथ रिवीजन हो जाए और सुपर फास्ट महा रिवीजन में आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाएं, क्योंकि एक ऐसा पोर्शन मनोविज्ञान जो सबसे ज़्यादा नंबर गेन करा सकता है। आपको थोड़ा सा बोरियस लगेगा तो सिंपल सी बात है, इसी के आगे जीत है। अगर थोड़ा सा अगर बढ़ेंगे, हम इसको अगर पढ़ लेंगे और हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमारी जीत पक्की है, सिंपल सी बात। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की बात करें, विलियम बुंट जैसे आए, विलियम जेम्स आए, वाइप्स आए, जेम्स आए, है ना, जेम्स सली आए, तो इन्होंने चेतना का मनोविज्ञान कह दिया, चेतना का विज्ञान कह दिया। तो क्वेश्चन में आपको याद कैसे रखना है कि 19वीं सदी में जो विलियम वाले जितने वर्ड हैं, विलियम से जितने वर्ड हैं, चाहे विलियम जेम्स हो, चाहे विलियम बुंट हो, चाहे विलियम जेम्स सली हो, ठीक है ना, चाहे विलियम वाइप्स हो, ये विलियम वाले जो भैया हैं मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? चेतना का विज्ञान कहा गया। यानी आप यह बात याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, यही मैंने अभी बताया है कि 19वीं शताब्दी में चेतना का मनोविज्ञान विलियम बुंट और विलियम जेम्स, जो ऊपर मैंने अभी बताया है, ठीक है ना, याद रखें। आगे बात करें, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला फैक्ट क्या है? सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला फैक्ट यही है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया। चाहे 20वीं पूछे, चाहे 21वीं पूछे, चाहे वर्तमान में पूछे कि मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो मनोविज्ञान को इस समय वर्तमान में व्यवहार का मनोविज्ञान कहा जाता है। यह बात आपको याद रखना है। व्यवहार का विज्ञान वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल, ये पांच ही चीजें, ये चार ही लोग ऐसे हैं, पांच ही लोग ऐसे हैं जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए, देखो दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक तो 16वीं सदी को, 16वीं शताब्दी की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है? आत्मा का मनोविज्ञान। 17वीं को मैंने बताया पेम्पोलॉजी, मन की बात करी। 18 तक चला। 19वीं की बात करी तो 19वीं में थोड़ा सा चेंज हुआ, विलियम बुंट ने चेतना को बताया, विलियम जेम्स आए, विलियम बारे सभी चेतना की बात करते रहे। थोड़ा सा चेंज हुआ तो 20वीं शताब्दी यानी वर्तमान की बात करें, 20वीं और 21वीं शताब्दी को वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि आदि लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान कहा गया। मेरी बात समझे ना? तो सिंपल सी चीजें हैं, इन चीजों को भूलना नहीं है कि मनोविज्ञान कहीं ना कहीं एक विधायक मनोविज्ञान है, जिसको मानने वाले अनुयायी एक बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी परिभाषाएं देते गए और यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में बढ़ाते गए, जो तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। यहां पर सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेंगे फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर बात कर लें कि वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे।
वॉटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? क्या चेतना को मानने वाले थे, गेस्टाल्टवाद को मानने वाले थे, या फिर व्यवहारवाद को? तो मनोविज्ञान की अवधारणा की बात करें तो व्यवहारवाद हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं हमारा सटीक बैठेगा। सिंपल सी बात है। किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई? हम ये 1879 की बात अगर करते तो मेरे दिमाग में विलियम बुंट आ जाता। विलियम बुंट जर्मनी के लिप्सिंग शहर में प्रयोगशाला के लिए जाने जाते हैं। अब जैसे ही कभी क्वेश्चन में आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान, तो याद रखना है कि स्टेनले हॉल के प्रयासों से यह एग्जाम में सटीक पॉइंट एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए विलियम बुंट ने मनोविज्ञान को क्या बताया? अभी मैंने बताया आपको कि जब क्वेश्चंस में पूछा जाए विलियम से, विलियम बुंट हो, विलियम जेम्स हो, तो हम क्या मारेंगे? हमें याद रखना है दोस्तों कि विलियम बुंट हमारा या विलियम जेम्स हमारे मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान मानते रहे हैं। सदी का नाम है 19वीं सदी। 19वीं सदी ये कहती रही है कि भाई मनोविज्ञान जो चलेगा वो चेतना के अंडर में चलेगा, चेतना ही हम सर्वमान्य करेंगे। मेरी बात समझ रहे ना? यह आपको याद रखना है। क्लियर है? तो चीजें बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। आगे हम फैक्ट पर बात करेंगे। थोड़ा सा बच्चे के शिशु की बात करें जो गर्भ से होता है और आगे तक चलता है, समस्याएं बढ़ती हैं और यहीं से क्वेश्चंस कहते हैं कि भाई जो बच्चा होता है उसका विकास जो होता है वो कहाँ से होता है और फिर बड़ा होता है बच्चा, तो वहाँ से विकास की बात करें पेट से स्टार्ट होता है फिर आगे तक चलता है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। उसी में शैशवावस्था आती है, उसी में बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है। फिलहाल यहाँ से एक फैक्ट बनता है कि ये बताओ कि जो बच्चे का जो गर्भ का विकास होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चे का जो जीवन होता है यानी जीवन का विकास उसके पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। हम कह सकते हैं मां के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है। एक शिशु अपनी मां के गर्भ में कितने दिन तक रहता है, यह फैक्ट पूछा गया था पिछले एग्जाम में। पिछले एग्जाम का मतलब है 3 साल पहले। मेरी बात समझ रहे ना? तो आपको याद रखना है कि हम सभी जानते हैं कि एक बच्चा 9 महीने में होता है और 9 महीने के अगर परिदृश्य से देखा जाए तो 9 गुणे 30 अगर बात करें तो 9 3 27, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में इसी तरीके का क्वेश्चंस के ऑप्शन में था। तो 280 यानी 270 से 280 लगाना है, 270 से कम नहीं लगाना है, ज़्यादा ही लगाना है और 300 से ऊपर नहीं लगाना है। भाई सिंपल सी बात समझिएगा, 280 ऑप्शन में मिलेगा, 280 ही लगाना है। ठीक है ना? तो याद रखना है एक बच्चे का जो पूरी तरीके से विकास है माँ के गर्भ में वो 9 महीने यानी 280 डेज तक यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है? ये फैक्ट आपको भूलना नहीं है। कई बार दोस्तों क्वेश्चंस में पूछा गया है कि ये बताओ कि रास के अनुसार बालक के विकास की अवस्था कितने भागों में बांटी गई है। ये पॉइंट नोट कर लेना, स्टार बना के एक पॉइंट आ जाना चाहिए कि रास के अनुसार बालक को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। अमूमन तौर पर यह देखा जाता है बालक की 3 अवस्थाएं हैं। कौन सी हैं? एक शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन रास महोदय से एक क्वेश्चन आता है कि रास महोदय ने कितनी बांटी थी, तो रास महोदय ने एक क्वेश्चन और अपने एक अवस्था और बढ़ाई थी जिसको प्रौढ़ावस्था कहा गया, यानी 18 से ऊपर की बात करी। इन्होंने 18 से ऊपर को प्रौढ़ावस्था माना। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जन्म से 5 वर्ष यानी 1 से जो 5 ईयर है वो दरमियान अगर देखा जाए वो शैशवावस्था जाएगा। अगर शैशवावस्था के ऊपर देखा जाए 5 से 12 साल वो बाल्यावस्था जाएगा। अगर 12 से ऊपर देखा जाए 12 से 18 साल तो वो किशोरावस्था जाएगा और 18 से ऊपर अगर देखा जाए तो वो चला जाएगा प्रौढ़ावस्था। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। ये रास के अनुसार बालक के विभाजन में काम करती हैं, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्लियर है? चलिए, समय बहुत कम समय के अंदर पूरी तरीके से एक ऐसा महारिवीजन जो सटीक और बिना फालतू की बातों के अलावा फोकस होता है, पॉइंट टू पॉइंट आपके स्क्रीन पर दर्शाते हैं हम। मेरा मकसद ये है कि कम समय के अंदर एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके। हर बहन हर भाई का समय बहुत कीमती है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए आप सभी बेहतरीन तरीके से स्टडी करें और एक बेहतर सीट प्राप्त करें। चलिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो होता है, यहां से क्वेश्चन पिछली बार कई बार बना है, हमेशा ही बनता है। अब ध्यान दीजिएगा,
शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, यानी बालक का शैशव काल जो होता है वो 6 वर्ष तक माना गया है। बालक का शैशव काल जो होता है वो 6 वर्ष तक माना जाता है। इस समय वह अपने माता पिता एवं संबंधियों पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। क्यों निर्भर होता है? क्योंकि यार देखो, शैशवावस्था जो होती है वो बच्चे की छोटी एज होती है। छोटी एज का मतलब होता है जन्म से 5 साल, और जन्म से 5 साल होगा तो बच्चा अपने आप से कोई कार्य नहीं कर पाएगा। उस बच्चे की जो कार्य की व्यवहार की प्रणाली होगी वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होगी, यानी बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। यही क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बच्चे का शैशवावस्था में एक शिशु का व्यवहार कैसा होता है, एक शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी बच्चा हमेशा इंद्रियों द्वारा सीखता है। बच्चे को अगर भूख लगी है तो वो रोएगा। सिंपल सी बात मेरी समझ लीजिएगा कि मैं कह सकता हूं कि जो शैशवावस्था में एक शिशु है वो विकास के लिए, वो अपनी बात को कहने के लिए कह नहीं पाएगा। उसका व्यवहार ही मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यार देखो, इतना छोटा जो बच्चा होगा वो क्या आपसे कुछ कह पाएगा? नहीं ना। यानी अगर भूख लगेगी तो रोएगा, अगर कहीं ना कहीं कुछ उसको अच्छा महसूस होएगा तो वो हंसेगा। क्लियर है ना? क्लियर एंड कट की बात करेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, अगली स्लाइड पर हम यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन पर हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि शैशवावस्था की जो एज होती है वो कितनी होती है? शैशवावस्था की जो एज होती है वो होती है जन्म से 5 साल होती है। यह बात आपको दिमाग में रख लेनी है कि जन्म से 5 साल शैशवावस्था की आयु याद रखनी है। अगर पूछे जाए कब तक होती है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कब तक होती है, किसकी, शैशवावस्था की उम्र कब तक होती है, तो ऑप्शन हो 6, ऑप्शन हो 5, ऑप्शन हो 4, ऑप्शन हो 1, तब क्या मारोगे? कब तक होती है तो 5 साल तक, क्योंकि लास्ट पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे ना? और कहां से? जन्म से 5 साल तक। शैशवावस्था को हम कहते हैं क्या? यानी हम अगर बात करें, इन्फेरी की बात करते हैं और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण काल होता है वो किसे कहा जाता है? वह दोस्तों शैशवावस्था को कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा संस्कार सीखता है, इसी में बच्चा सारी चीजें जो सीखता है, क्योंकि यही नींव होती है। यह बालक की प्रथम अवस्था होती है। यह जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, जन्म से 5 साल तक चलती है। आपको याद रखना है, जन्म से 5 साल तक। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं और लैटिन भाषा में इन्फेरी शब्द से मिलकर यह इसको बनाया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। एक योग्य होता है, कैपेबल होता है, इनकैपेबल होता है। तो मैं कह सकता हूं जो बच्चा बोल नहीं सकता है उसको शैशवावस्था में रख दिया गया। तो कुल मिलाकर हमने इस चीज यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा है कि शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबिलिटी भैया रखता है आने की। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें शैशवावस्था के अंतर्गत, यहां से एक दो परिभाषाएं हैं कि भाई वेलेंटाइन ने, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि ये बताओ कि यह किसने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह मिस्टर वेलेंटाइन ने कहा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कथन है, इस क्वेश्चन को याद रखें। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं निम्नलिखित जान लेते हैं। शैशवावस्था के कुछ उपनाम, उपनाम ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था के कुछ उपनाम हैं, इन पर थोड़ी सी नजर हम डाल लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए, अतार्किक चिंतन की अवस्था अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, तो वो शैशवावस्था है। अतार्किक का मतलब है जो बच्चा तर्क नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, खिलौने की आयु, बच्चा खेलने में मस्त रहता है, छोटे छोटे खिलौने उसके पास है, प्लास्टिक के, रबड़ के, कुछ भी है, गुड़िया है, गुड्डा है, तो मैं कह सकता हूं कि शैशवावस्था को हम यहां पर नाम दे देंगे। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज का नकल देखकर, मतलब
माँ अगर जैसा काम कर रही है या पिता जैसा काम कर रहा है, अगर भाई जैसा काम कर रहा है या बहन जैसी काम कर रही है, वैसे ही करने की कोशिश करना। मेरी बात समझ रहे ना? यानी दूसरे को देखकर वही कार्य करना जैसा सामने वाला कर रहा है, उसी के अनुसार बच्चा करेगा। अगर व्यवहार गलत है तो बच्चा व्यवहार गलत सीखेगा। अच्छा व्यवहार, घर में माहौल अच्छा है तो बच्चा उसी माहौल में ढल जाएगा। जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, जो ऊपर बताया है। संस्कारों का निर्माण इसी अवस्था में होता है, इसलिए इस एज को संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। क्लियर है? याद रखिए। शैशवावस्था अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि शैशवावस्था वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है। याद रखिए, पेट से नहीं, गर्भ से नहीं। गर्भावस्था गर्भ से है, लेकिन शैशवावस्था गर्भ के बाद। शैशवावस्था यह वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात स्टार्ट होती है और चलती कब तक है? जन्म से 5 या 6 साल के लास्ट तक। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया। क्यों कहा गया? मैंने 2 बार ऊपर चर्चा किया। क्योंकि इसी काल में शिशु का जितना ज्यादा निर्देशक व नियंत्रण किया जा सकता है, वही आगे के जीवन की ओर अग्रसित करता है कि बच्चा कैसा होगा, बच्चा अच्छा होगा या बुरा होगा। सिंपल सी बात है। अगर बच्चे को अच्छे माहौल में ढालोगे तो अच्छा बन जाएगा और गलत माहौल में तो गलत बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है। ये शैशवावस्था की एक बेहतरीन बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्वेश्चन यहां पर यह बनता है, यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि यह किसने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा किसने है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? यह क्रो एंड क्रो ने कहा है। यह बात आप दिमाग में बसा के रखना है। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहने वाले मिस्टर क्रो एंड क्रो हैं, क्योंकि इस शताब्दी में बालक के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान प्रयोग किए गए हैं। इसीलिए शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। हमें याद रखना है कि जीवन का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है, जीवन के 20वीं शताब्दी का काल कहा है क्रो एंड क्रो ने कहा है, और शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह भी आपको क्रो एंड क्रो की बात याद रखनी है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको दिमाग में सटीक बैठा लेना है। शैशवावस्था की विकास की अगर विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन किया जाए तो टॉप 6 एंड टॉप 7 पर हम चर्चा करेंगे कि क्वेश्चंस बनता है कि ये बताओ कि मानसिक और शारीरिक विकास की जो तीव्रता होती है, सबसे ज्यादा जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो किस अवस्था में होता है? वो शैशवावस्था में होता है। कितना हो जाता है? लगभग 90%। 90% मानसिक विकास शैशवावस्था में पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है। यानी बच्चा अगर देखा जाए गर्भ से पैदा होने के बाद 5 साल तक, 5 साल के अंतर्गत 90% विकास अपने दिमाग का कर लेता है ना। अचंभे वाली बात आप सभी को बताया मैंने। और बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर घट जाता है। लेकिन शैशवावस्था में आपको एक ही चीज याद रखनी है, इस तीव्रता को। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि बच्चा क्या है? बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। कोई बात एक बार है तो 20 बार दोहराएगा। पर निर्भरता, पर निर्भरता का मतलब होता है कि बच्चा दूसरे पर आश्रित है। क्या है? दूसरे पर आश्रित है, दूसरे पर डिपेंड है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो जाती है, बच्चे को जानने की इच्छा होती है कि पापा ये कैसे हुआ, मम्मी ये कैसे हुआ। स्वप्रेम की भावना, स्वप्रेम की भावना का मतलब है खुद से प्रेम करना। स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार एग्जाम में पूछे गए ये सारे पॉइंट हैं। ठीक है, ले लिया होगा। चलिए, बहुत अच्छे। आगे अगर बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्वेश्चंस कर लेते हैं शैशवावस्था से कि भाई किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा? किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो आपको याद रखना है कि सीखने का आदर्श काल मिस्टर वैलेंटाइन ने कहा है, जबकि यह पॉइंट आपको कई बार पूछा गया है। मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद करवाने की कोशिश करी है, भूलना नहीं।
शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह कथन किसका है? वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता। कामुकता सेक्सुअलिटी की बात करें तो यहां पर ज्यादा प्रबलता होती है एक बच्चे में। जी हां, बिल्कुल सही है ये बात। तो ये कथन किसका है? तो बच्चे यहां पर जो ब्रूस मार रहे हैं, कुछ बच्चे यहां पर क्या मार रहे हैं बताइए, फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे ब्लेयर मार रहे हैं, ब्रूस मार रहे हैं, तो उन सभी को बताना चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, सिगमंड फ्रायड। कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिगमंड फ्रायड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बालक का विकास प्रारंभ कहां से होता है? बालक का विकास प्रारंभ कहां से होता है, जरा जवाब दीजिएगा। बालक का विकास जो है प्रारंभ कहां से होता है? तो बालक का जो विकास प्रारंभ होता है वो जन्म से पूर्व हो जाता है क्या? जन्म से पूर्व हो जाता है क्या, बताइए। तो मैं कह सकता हूं जन्म से पूर्व नहीं, क्योंकि जन्म यार देखिए गर्भावस्था से आपको मारना है। मैंने आपको हमेशा बताया कि बच्चे का जो विकास होता है गर्भावस्था, और अगर यहां पर गर्भ में रहने का जो दिन है वो कितने हैं, 9 × 30 अगर बात करें तो 270, अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 280 आपको आंसर मारना है, 270 से 280। फोर्थ नंबर देखिए, बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ क्या है? तो मैं अगर कहूंगा कि बाल विकास के अर्थ को देखा जाए तो बाल विकास रुडोल्फ गोल्काय ने इसका नाम रखा है मनोविज्ञान का। जबकि बाल विकास की बात करें तो बाल विकास क्या है? बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन। सबसे बड़ा आंसर और सटीक आंसर, सिंपल सी बात है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पर कि शैशवावस्था में शिशु कैसा होता है, तो शैशवावस्था में शिशु अगर देखा जाए कैसा होगा? भाई छोटा बच्चा है। पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा। शैशवावस्था है, जन्म से 5 साल है, अगर बच्चा छोटा है, बोल नहीं पा रहा है, तो बच्चा कैसा होगा? बच्चा कैसा होगा? बच्चा भैया हो जाएगा आत्म केंद्रित हो जाएगा, यानी शिशु आत्म केंद्रित होता है, दृढ़ तो हो ही नहीं सकता, अस्थिर नहीं हो सकता। बच्चा बड़ा नहीं हो गया कि सामाजिक हो जाए, तो आंसर जाएगा 2 के साथ। क्लियर है? 2 के साथ जाएगा। 6 नंबर, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। यह क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, मतलब इससे पहले जो एग्जाम हुआ 2 साल पहले, 3 साल पहले नहीं, क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बताइए, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ये बताइएगा आंसर क्या होगा। तो आपको बता देना चाहते हैं कि शैशवावस्था में अगर देखा जाए शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, ये तीनों चीजें होती हैं, ये तो सही है। लेकिन नैतिकता का दोष जो है ना, ये दोस्तों यहां पर आंसर हो जाएगा। यही आपका निगेटिव है और निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर, निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर आपको मारना होगा। तो ये हमारी शैशवावस्था हो गई। क्लियर? आप सभी को बताना चाहेंगे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आपने बहुत सारी चीजें इस वीडियो में अभी तक सीखी हैं। आगे हम बात करेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था से, आगे सारे फैक्ट को जान लेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि पेडागोजिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। 2 वीडियो के अंदर, 3 वीडियो के अंदर लगभग 1000 क्वेश्चन पेडागोजिकल हम करा देंगे। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा, और गुरुजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम केवल अध्यापक और अध्यापिका बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, PDF को प्राप्त करने के लिए लिंक से ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जोश के साथ। क्लियर है? शुक्रिया।